है सिस्टम, तो सिस्टम मेंटेन रहे तो उसके लिए सही है। अब कोई फौज के अंदर भाई ड्रेस पहननी पड़ती है और कल को कहते नहीं यार ये ड्रेस नहीं, मैं बरमूडा पहनूंगा, ये पैंट ही आ रही थी, टाइट टाइट सी पैंट पहना देते हो, मैं यूं कैपरी के अंदर इधर रहूंगा, फील अच्छा फील करता हूं मैं। अबे नहीं रहना रहे इधर। फिर को कहते ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। अब तुम तय करोगे, अब फौज तय करेगी कि मुझे क्या कपड़े पहनने चाहिए और क्या कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पुलिस वाले कहते धोती कुर्ते, भारतीय सभ्यता धोती कुर्ते की है और हम सब धोती कुर्ते पहनेंगे। अरे ऐसे कैसे होता है? पाकिस्तान वाली फौज जमुरा लगती है, सबके सब वो कुर्ते पजामे पहना दी, दिल्ली पजामा भी नहीं, सलवार। सारे पाकिस्तान वाले फौजी सलवार पहन पहन के रखते हैं, वो फौजी सा लगता ही नहीं यार, कोई फील ही नहीं आती उसको देख के कि फौजी भी है क्या अपने आप के अंदर। तो वो बात है, वो पाकिस्तान वाली फौज की तो बात याद आई मुझे। तो भाई पाकिस्तान वाली आप देखना, कोई विजय सर क्लास में हमेशा हंसते रहते हैं कि पाकिस्तान के जो भी जनरल वनरल कोई दिखेंगे ना, तो उनके यहाँ पे खूब सारे मेडल होंगे, खूब सारे मेडल टांग रखे होते हैं उन लोगों ने से। तो ये मेडल आए कहाँ से? मेडल तो तब मिलते हैं जब युद्ध जीतते हैं। तुमने जुम्मा जुम्मा भारत के साथ 3 युद्ध लड़े, तीनों हार गए तुम, तुम्हारे मेडल आए कहाँ से? तो कुछ में तो वो मान लेते हैं कि हम तो इंडिया वाले भी जीते थे, हमने उनके अंदर मेडल लिया है। जैसे वो कहते हैं हम तो 48 में भी जीत गए थे, हम तो 65 के अंदर भी जीत गए थे, और वो तो 71 वाले को भी जीता हुआ क्या पता मान लेते। पर 71 वालों में तो 93,000 इंडिया वालों ने गिरफ्तार कर लिए थे। तो धूड़ खा के मानना पड़ता है कि हाँ हम हार गए थे। 99 वाले को भी वो तो कहते हैं हम जीते ही थे, हालांकि वो हारे चारों थे वो। पर अब क्या है, पाकिस्तान अपनी आर्मी को किराए पे दे देता है कि किसी को किराए पे चाहिए तो हम चले जाएंगे। तो ये अरब वरब वाले एरिया जो देश होते हैं, इनकी जब लड़ाइयाँ होती है तो पाकिस्तान वाले उनकी तरफ से लड़ने के लिए चले जाते हैं और वहां मेडल वेडल थोड़े बहुत जीत लाते हैं। तो एक बार ऐसे कहते हैं कि पहले जब पाकिस्तान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में कोई युद्धाभ्यास टाइप का किया था ना, साथ में कोई युद्धाभ्यास वगैरह था, कहीं उधर ही पोस्टिंग थी कि अरब देशों की तरफ ही पोस्टिंग थी कि ऐसा कुछ मैटर था, मैं भूल रहा हूँ, पर कुछ घटना ऐसी थी। तो अमेरिका का कोई बड़ा अफसर था, वो चेक करने के लिए आया, पाकिस्तान की आर्मी को चेक करने के लिए आया। तो पाकिस्तान वाले एक तो सलवार सूट के अंदर खड़े, सारे के सारे सलवारें पहन रखी टोटल, और एक मंगते नहाते और नहीं थे। तो कई दिन हो गए नए हुए उनको, और ठीक है पड़े हैं उधर, अरब में पानी भी नहीं होगा तो वैसे कम नए होंगे थोड़ा। अब आप कई दिन नहीं नहाओ और कपड़े वपड़े चेंज नहीं करो तो खुजली आने लग जाए, तो कोई इधर खुजली करें, कोई पैरों की खुजली करें। उस पाकिस्तान वाले अफसर ने देखा कि यार सोल्जर वो था सावधान खड़ा रहे, और वो भी अफसर सामने खड़ा है, और तुम खड़ा खड़ा कभी इधर खुजली कर रहा है, कभी इधर खुजली कर रहा है, तो यार ये क्या तरीका है। और उसने नोटिस किया कि यार ये नए हुए नहीं है, इनके कपड़ों में ये खुजली आनी शुरू हो गई। और उसने जो पाकिस्तान का कमांडर था उस कमांडर को बुलाया, और कमांडर को बुलाकर तुम्हारे फौजियों को ये एक तो अंडरगारमेंट चेंज कर ले, इन अंडरगारमेंट की वजह से और तुम्हारे ये खुजलियां आ रही है। अब उसको अंग्रेजी नहीं समझ में आई, उसको इतना ही समझ में आया कि अंडरगारमेंट चेंज करने हैं, उसकी पूरी बात नहीं समझ में आई। तो उस पाकिस्तान वाला कमांडर वापस आया और उसने आगे अपने सैनिकों को कहा कि अहमद तुम रशीद के अंडरगारमेंट पहनोगे, रशीद तुम हारून के अंडरगारमेंट पहनोगे, हारून तुम अगले के अंडरगारमेंट पहनोगे, तुम उसके अंडरगारमेंट पहनोगे। तो साहब ये चीजें हैं। तो कई जगह ड्रेस कोड जरूरी होते हैं, जो चीजें जरूरी होती है उनको माना जाना चाहिए। आज भी अपने आर्मी के अंदर ये व्यवस्था होती है, पर उस दिन हम समझ नहीं पाए थे 1806 के अंदर वेल्लोर में, तो हमारे सैनिकों ने वहां पर विद्रोह कर दिया था। हालांकि अपने को तो हमेशा वैसे लिखना नहीं, हमारे सैनिक हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए लड़ रहे थे और उनका विद्रोह एकदम सही था। आपकी मान डाकण कुण है, पर ये बात ये थी। तो अंग्रेजों ने नेपालियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, और नेपालियों को उन्होंने कहा कि आप हमारी आर्मी में आ सकते हैं, आप हमारी आर्मी में शामिल हो जाए। और शायद दुनिया के पहाड़ों के जो भी युद्ध है तो उनमें सर्वश्रेष्ठ कोई आर्मी है तो गोरखाज है, उन गोरखों को सेना के अंदर शामिल किया गया, गोरखाज सेना के अंदर शामिल किए जाने लगे। और हम कालांतर में देखेंगे कि अंग्रेजों के भारत में शासन विस्तार में गोरखाओं ने बड़ी जोरदार भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति में जहां खूब सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें दो लोगों ने अंग्रेजों की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, एक तो नेपाली गोरखा और एक सिख। सिख जो कि 1849 में ही विलय किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, वो 57 की क्रांति में पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ रहे थे। और गोरखा जो कि 1816 की सगोली की संधि के बाद गोरखा अंग्रेजी सेना में शामिल होने लग गए थे, तो वो बाद में भी अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा वफादार रहे थे, बहुत ज्यादा एकदम वैसे लॉयल जो एक क्लास होती है उसकी भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के साथ में इन्होंने। तो ये गुरखाज का मैं जब भी देखता हूँ कि भारतीय सेना में उनका योगदान देखता हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। मुझे इंडियन आर्मी के किस्से सुनना बहुत पसंद है, मैं उनके किस्से खूब पढ़ता रहता हूँ। तो भारत के सबसे अच्छे जो जनरल हुए हैं आज दिन तक, जो थल सेनाध्यक्ष हुए हैं, हालांकि किसी एक को तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है, पर फिर भी एक जो अक्सर लोगों के नाम आता है वो सेम मानेकशॉ। सेम मानेकशॉ जो कि एक पारसी थे, और 1791 का जो युद्ध है वो सेम मानेकशॉ के नेतृत्व में हमने लड़ा था, और पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को हमने सरेंडर करवा दिया था। विश्व इतिहास में इससे बड़ी घटना कभी नहीं हुई होगी कि इतने हजार फौजी एक साथ सरेंडर कर गए होंगे। वो सेम मानेकशॉ था जिनकी एक अच्छी रणनीति के चलते भारत 71 के युद्ध के अंदर पाकिस्तान को ढंग से नेस्तनाबूद करने में सफल रहता है। वरना पाकिस्तान, जैसा कि मैं कल ही बता रहा था, 48, 65, 99 को तो हार मानता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है उनमें तो हम जीत गए थे, इवन वो अपनी विक्ट्री डे और मना लेता है, उनके तो बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है। पर 71 के बारे में तो वो कह भी नहीं पाते कि हम जीत गए थे, क्योंकि 71 में साफ साफ उन्होंने सरेंडर किया था, नाक रगड़ी थी यहाँ पे। उन सैम मानेकशॉ के बारे में किस्सा है कि सैम मानेकशॉ एक दिन बाहर से आ रहे थे वॉक करके, और एक नेपाली गोरखा सिपाही, गोरखा भारतीय सेना में शामिल होते थे,
उनके घर के बाहर, क्वार्टर के बाहर उनके मुस्तैद खड़ा था। सैम मानेकशॉ बड़े मजाकिया व्यक्ति थे और सैम मानेकशॉ ने उसको कहा, नेपाली सिपाही को देखते ही कहा, वो थोड़ी फौज वाली लैंग्वेज में ना, जो हरियाणवी टाइप की थोड़ी फौज वाली जो लैंग्वेज हो जाती है, उस लैंग्वेज में कहा कि सिपाही मेरो के नाम है। और सिपाही ने अचानक सैम मानेकशॉ को जैसे देखा, सल्यूट ठोकते हुए कहा, उसके नाम सैम मानेकशॉ उसके याद नहीं आया। तो उसे सैम सैम तो याद रहा, आगे क्या बोले तो उसने कहा सैम बहादुर। नेपालियों के नाम होते हैं बहादुर, शमशेर बहादुर थापा, जंग बहादुर थापा, गिरिजा बहादुर थापा। तो वो जो बहादुर है, तो उसने बाद में वो सैम मानेकशॉ का, उसको मानेकशॉ तो याद आया नहीं, तो उसने कहा कि सर सैम बहादुर। तो उसके बाद सैम मानेकशॉ को हमेशा सैम बहादुर नाम से जाना जाता था। तो सैम बहादुर का जब भी आप नाम देखो और आपको लगे कि यार इनके नाम के आगे बहादुर कैसे लग गया, तो एक गुरखा था जिसने उनको ये नाम दे दिया था। तो अपने तो भारत के सबसे अच्छे थल सेनाध्यक्ष का नाम भी सैम बहादुर उनकी वजह से पड़ा। और नेपाली बहादुर थे वाकई, इसलिए अंग्रेजों ने उनको कहना शुरू किया था कि तुम बहादुर हो। नेपालियों को बाद में फील आया, नेपालियों ने बाद में नाम के आगे बहादुर लगाना शुरू कर दिया। इसलिए नेपाली भारत के अंदर खूब सारे काम करते हैं। तो आज भी कोई भी नेपाली कुछ भी इंडिया के अंदर काम करता हो ना, केवल फौज की बात नहीं है, गार्ड मिलेंगे खूब सारे नेपाली, इवन कुक मिलेंगे अपने होटल्स में खूब सारे नेपाली। पर आज अपने को कोई भी नेपाली दिखता है, अपने उसको कहते हैं और बहादुर, और वो बाकायदा उस बात को फील लेता होगा, हाँ एकदम सही है। तो गार्ड मिलेगा, आप गार्ड को भी यदि आप कह देते ना और बहादुर कैसे है, या आप कई बार किसी को यार कोई बहादुर मिले तो बताना, हमारे काम के लिए चाहिए, हमारे गार्ड के लिए चाहिए। तो ये नेपालियों को बहादुर इस वजह से भी अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया था कि वाकई बहादुर लोग थे वो, बहुत अच्छे लड़े थे भारत के लिए और किया था। उस समय शायद नेहरू जी चूक गए, वरना तो केवल यही क्यों, उत्तराखंड हिमाचल ही क्यों, बाकी वाला नेपाल भी अपने कब्जे के अंदर होता, नेपाल अपना एक राज्य होता और चीन के साथ में इस प्रकार के डिस्प्यूट होते ही नहीं। अब चूंकि दो संप्रभु देश है, थोड़े बहुत हुए बिना रहे नहीं, दो बर्तन भी पास में रहे तो खड़कते हैं जी, तो वो नेपाल के साथ में बात है। बाकी नेपाल भला देश, अच्छा देश है, हमें तो नैनीताल शिमला मसूरी रानीखेत दिए हैं नेपाल ने। पर मुझे एक बड़ी गजब की चीज लगती है, पता नहीं अपना इतिहास इनको जोड़ के क्यों नहीं पढ़ पाता। 1814 से 16 नेपाल अंग्रेजों से लड़ रहा है, 1817 से 18 मराठे अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। काश मिल के लड़ पाते। इवन यहां तक है, मैं एक 1950 के आसपास में लिखी गई एक बुक पढ़ रहा था, राजस्थान के इतिहास पर वो बुक थी, पर राइटर थोड़ा मार्ग से भटकता हुआ इधर उधर भी चला गया। तो राइटर लिखता है कि उस समय नेपालियों ने बाकायदा मराठों के पास में मैसेज किए थे कि मराठों आओ मिल के लड़ते हैं, पर मराठी नहीं जा पाए थे। इवन नेपालियों ने एक बंदे को और मैसेज किया था, रणजीत सिंह। पंजाब में शक्तिशाली राजा है भाई रणजीत सिंह, इन्होंने रणजीत सिंह को भी मैसेज किया था, रणजीत सिंह जी आप आओ मिलके लड़ते हैं। रणजीत सिंह ने तैयारियां भी की थी, पर रणजीत सिंह के बारे में एक कमजोरी है बड़ी कि वो कभी इतना डेयरिंग नहीं हो पाए, कि उनके जी में तो रहती थी कई बार कि यार ये अंग्रेजों का जो नियंत्रण का जुआ है, इसको उखाड़ फेंकूं मैं, दूर फेंक दूं इसको। लेकिन कभी वो साहस जुटा नहीं पाए कि जो सोचा था उसको क्रिया में परिणित कर सके। वरना यदि उस समय तीन बड़े उधर नेपाली, आप वापस नोट कीजिए कि नेपाली मराठों को और रणजीत सिंह को कह रहे सहायता दीजिए, इसका मतलब नेपाली मानते हैं कि हमारे स्वाभाविक मित्र ये हैं। नेपालियों ने चीन को नहीं कहा कि तुम हमारा साथ दो, नेपालियों ने इनको कहा, अपने वालों को कहा, तो अपने दोस्त ही थे वो। समय का चक्र था कि अलग अलग लड़ना पड़ा, अलग अलग लड़े तो हार गए। पहले नेपाली लड़े तो नेपालियों को अपने हिस्से खोने पड़ गए, मराठे लड़े तो मराठों को अपने हिस्से खोने पड़ गए। वैसे भी नेपाल एकदम रहा था, न्यूट्रल रहा था 57 की क्रांति में, नेपाल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। पर नेपाली गोरखा खूब लड़े थे अपने, और इधर की तरफ से लड़ने का काम किया था। और सुन लो, देखो मेरी बात, तब अंग्रेजों ने नेपाल के साथ में अच्छा बर्ताव करके नेपाल को छोड़ दिया था और कहा कि ठीक है, आप इधर आ भी सकते हो, हमारे राज्य के अंदर आके नौकरियां भी कर सकते हो, आपके लोग भी हमारी सेना के अंदर शामिल हो जाएंगे। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि गोरखा बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इवन यहाँ तक है कि जब अंग्रेज 1947 में इंडिया छोड़ के गए थे, तब भी डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने लिखवाया कि गोरखाओं की यदि कभी इंग्लैंड को जरूरत पड़ेगी तो गोरखा इंग्लैंड जाएंगे। तो मतलब तब भी उनको ये लगता था कि नहीं यार, गोरखा सबसे बहादुर लोग हैं, इनकी अपने को जरूरत पड़ सकती है, तो इनको अपने साथ एसोसिएट रखा जाना चाहिए। तो गोरखाओं को तब भी वो अपने साथ में जोड़ के गए थे। और महत्वपूर्ण योगदान है गोरखाओं का 99 का कारगिल वॉर जितवाने में। जब उन पहाड़ की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान वालों ने कब्जे कर लिए थे, तभी गुरखा जी थे जो इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे और उन चोटियों पर कब्जा किया था। दुर्भाग्यपूर्ण तरीका था कि पिछले साल नेपाल और भारत के बीच के अंदर जो बाउंड्री डिस्प्यूट हुए थे, लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया दोहरा को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, वो सुगुली की संधि की वजह से हुए थे। क्योंकि पहाड़ों में एग्जैक्टली कोई वो लाइनिंग की नहीं जा सकी थी उस टाइम में, भाई ये इधर है, ये इधर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। नदियां मानी गई थी, इस नदी का इधर ये मान लो, उस नदी का उधर ये मान लो।
अब नदी कहाँ से निकलती है, उसको कहाँ से आप मानोगे, इस बात को लेके थोड़े बहुत डिस्प्यूट हो जाते हैं। पर होना चाहिए कि नेपाल को थोड़ा बहुत तो यूँ बेनिफिट दिया जाना चाहिए। वो अपना एक परंपरागत मित्र हैं, नेपाल के प्रति बुरी भावना जल्दी से नहीं आनी चाहिए। हालाँकि जब भी अपने देश की बात आती है तो अपने इंडिया का पक्ष लेते ही हैं और अपने लगता है नेपाल भी अपने को बाँके दिखाएगा। पर फिर भी अपनी विदेश नीति कुछ इतनी लचीली तो थोड़ी रहे कि नेपाल को तो अपने पक्ष में करके रखा जाए। वो परंपरागत मित्र है। मैं हमेशा नेपाल को इस रूप में देखता हूँ कि नेपाल भारत का एक राज्य है। नेपाल अलग से कोई देश नहीं है। नेपाल बहुत अच्छे तरीके से हमसे जुड़ा हुआ है कि कभी मेवाड़ के गोहिल वंश के रावल रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया था और उसी कुंभकर्ण के वंशजों ने बाद में नेपाल के अंदर राज किया था। इवन 2008 में जब तक वहाँ पे राजतंत्र रहा था, राजशाही रही थी, राणा ज्ञानेंद्र जो कि उनके अंतिम राणा हुआ करते थे, तब तक लगभग नेपालियों के रिश्ते जो थे, वो इंडिया वालों के साथ में नेपालियों के रिश्ते रहे थे। नेपाल के ज़्यादातर राज परिवार की शादियाँ इंडिया के अंदर हुई थी। इंडिया के खूब सारे राजाओं की शादियाँ नेपाल के अंदर हुई है। तो ऐसे खूब सारे आप किस्से सुनोगे कि नहीं भाई नेपाल के राजा अपने राजस्थान में आके शादियाँ करते थे, इंडिया में आके शादियाँ करते थे। तो उनका लगाव भी है। और अभी लेटेस्ट की बात बताऊँ तो राणा ज्ञानेंद्र अभी कुंभ के मेले में आए हुए थे। राणा ज्ञानेंद्र अपनी सपत्नीक कुंभ में स्नान करके गए थे अभी। और 1950 में 47 में जब भारत आज़ाद हो गया था, 50 के अंदर संधि वगैरह कर रहे थे हम नेपाल के साथ में उस टाइम जब, तो नेपाल ने बाकायदा कहा था नेहरू जी को कि हमें भारत के अंदर मिला लिया जाए। हमारा भारत में विलय किया जाए और हमें राज्य बना लो आप अपना। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा प्रणब मुखर्जी जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे और भारत के राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न महामहिम, उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये लिखा है कि उस समय नेपाल ने इच्छा जताई थी कि हमें भारत का एक अंग बना लिया जाना चाहिए, भारत का एक राज्य बना लिया जाना चाहिए। उनका वैसे हम लैंड लॉक हो जाते हैं, कोई बंदरगाह वगैरह हमारे पास में है नहीं, तो हमें आप अंदर ही मिला लो। पर उस समय चूंकि हम खुद एक साम्राज्यवादी देश द्वारा अलग हुए थे, इसलिए नेहरू जी ने कहा कि नहीं, किसी दूसरे देश पे कब्जा करने की नीति हम नहीं रखते, हम तो खुद ही अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त हुए हैं, इसलिए हम ऐसा कोई भी किसी पर दबाव बना के उसको अंदर लेने का प्रयास नहीं करेंगे। आप हमारे नेचुरल दोस्त हो, आप दोस्त रहिए। आपको यदि बंदरगाह नहीं है तो बंदरगाह की सुविधा हम प्रदान करवाएँगे, आपको जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो हम देंगे आपके। तो नेपाल मित्र है अपना। हर देश की परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट लोग आए और कम्युनिस्ट इस दुनिया के सबसे शातिर बुरे लोग हैं जी। चाइना की तरफ थोड़ा झुकाव की वजह से ये नेपाल वाला डिस्प्यूट हो गया, बाकी नेपाल कभी अपने से डिस्प्यूट करना भी नहीं चाहता, पर मुझे लगता है अपने को भी नहीं करना चाहिए। नेपाल के साथ में अच्छा बर्ताव ही किया जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके राज़ी रखना चाहिए जी नेपाल को, तो नेपाल अपना है।